फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। श्रीकर्णी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमिति क्या होती है हमने वो चीज़ समझी। उसके बाद में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने त्रिकोणमिति की एक टेबल बनाई थी। इस टेबल के अंदर हमने सीखा था कि त्रिकोणमिति में हमारे कौन कौन से कोण होते हैं जिसके लिए हम उनकी वैल्यू निकालते हैं, जिसके त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू निकाली जाती है। उसके बाद में हमने सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा कि सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं और सर्वसमीकाओं का यूज कैसे करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब बहुत जल्दी उसका आंसर कैसे लेके आते हैं। हमारे पास दो मेथड थे। एक तो हमने बताया था स्टेप बाय स्टेप चलना है, मतलब जो छोटे छोटे स्टेप चलते हैं उसकी तरह चलना है, और दूसरा जो तरीका था हमारा शॉर्टकट वाला। तो मैंने आपको क्या बोला कि यदि आप बिगिनर हैं, मतलब अभी आप शुरुआत की है सर्वसमीकाओं के बारे में कि सर्वसमीकाएं होती क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तब आपको स्टेप का ही प्रोसेस लेना चाहिए। और उसके बाद में यदि आप 3-4 बार कर चुके होते हैं तो उसके बाद में आपको क्वेश्चंस आसान लगने लग जाते हैं, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। आप उनको डायरेक्ट फॉर्मूलों से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां तक एग्जाम की क्वेश्चंस आए तो आपको सर्वसमीकाओं के अंदर आपको केवल स्टेप्स का ही फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा, आंसर आपका जल्दी आएगा और प्लस आंसर करेक्ट आएगा। क्लियर है। आज हम आपको एक नए चैप्टर की तरफ लेके चल रहे हैं जो त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है, उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब देखिए, अनुप्रयोग का जो हमने यूज किया था जब हमने त्रिकोणमिति शुरुआत की थी, जब हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, हमारे इसको डे टू डे लाइफ में किस तरह यूज किया जाता है, मतलब हम किस तरह उसको काम लेते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग का यदि हमें डिस्टेंस पता करनी है या उसकी हाइट पता करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो यूज है, मतलब जो हमारा काम आता है त्रिकोणमिति डे टू डे लाइफ में, क्या होता है, किसी भी चीज की ऊंचाइयों को मेजर करना। अब हमें भी ऊंचाइयों पे जाना है तो हमें भी किसी चीज की ऊंचाई को भी मेजर करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी चीज को ऊंचाई को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं जो हमने उस टाइम केवल समझा था कि त्रिकोणमिति क्या होती है, बस हमने ये चीज देखी थी। तो आज हम त्रिकोणमिति के अंदर वो चीज जो हमने पढ़ी थी, केवल हमने चीज समझी थी कि त्रिकोणमिति का उपयोग जो होता है वो केवल ऊंचाई मेजर करने के लिए होता है। आज हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक भी देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह हम उसका ऊंचाई को मेजर कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूं कि किसी ऊंचाई पे खड़े रह के मैं कितनी दूरी मेजर कर सकता हूं। तो उस सभी का यूज करने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंदर हम मेजरली किसी भी क्वेश्चंस के अंदर उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी हाइट को मेजर करेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर हमने जब स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति के अंदर, तो त्रिकोणमिति के अंदर हमने एक चीज दिखाई थी कि हम क्या करते हैं, एक एंगल के बारे में बात करते हैं। हमारे एक कोण होता है, उस कोण के बारे में बात करते हैं कि एक कोण मिल जाए तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की ऊंचाई को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमने 6 फॉर्मूले तैयार किए थे। वो 6 फॉर्मूले क्या है, पहले उनको देखते हैं, उसके बाद जो कोण है उस चीज को भी देखिए सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था साइन थीटा का, उसके बाद था कॉस थीटा का, उसके बाद था टेन थीटा का। ये 3 फॉर्मूले थे और इसी के ही 3 रिवर्स फॉर्मूले भी देखे थे हमने। 3 रिवर्स फॉर्मूले कौन से देखे थे, यदि हमारे पास साइन है, एस है, तो नीचे क्या आएगा, कॉस सेक आएगा, ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद देखिए कॉस सेक है तो इसका रिवर्स फॉर्मूला क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, और उसका रिवर्स करें, टेन का तो रिवर्स करें तो क्या आएगा हमारे पास, कॉट थीटा आएगा। तो हमने ये 6 फॉर्मूले देखे थे। इन 6 फॉर्मूलों में मैंने ये बोला था कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल यदि हमें मिल जाए, जैसे कि मैं इसको डायग्राम से बताऊं आपको, तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात की गई थी कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज होता है। ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये एक कोण होता है। इस कोण के जस्ट सामने वाला जब क्या कहलाता है, हमारे पास लंब कहलाता है, और इसके नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यदि हमें ये कोण मिल जाए तो इससे हम लंब भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं और कर्ण भी निकाल सकते हैं। तो वो जो कोण होता है, वो कोण मापने के लिए एक यंत्र का यूज किया जाता है जिसे थायरोइडलाइट्स यंत्र कहते हैं। इस थायरोइडलाइट यंत्र से हम क्या करते हैं, किसी भी दो चीजों के बीच की एंगल को मेजर करते हैं। अब दो चीजें क्या है, देखिए मैं यहाँ पर देखिए एक लाइन दे रहा हूं जो हमारी क्या कहलाएगी, बेस लाइन। क्या कहलाएगी, बेस लाइन। इस बेस लाइन और जिस ऊंचाई पर हम मेजर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये बात कर रहा हूं, यहाँ पर मेरा एक कोई टावर है,
ये मेरे पास एक टावर है, इस टावर की जो ऊंचाई मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो बेस लाइन है और इसकी जो बेस लाइन, मतलब ये जो बेस लाइन कह रहा हूँ मैं इसे, इसकी बेस लाइन और इसका जो ऊंचाई वाला पॉइंट है ये हमारा, इस ऊंचाई वाले पॉइंट के बीच का जो कोण होता है, इसके बीच का जो कोण है, इसको हम मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं, थायरोइड्स यंत्र का यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने जब स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति तब मैंने आपको एक यंत्र के बारे में बताया था कि मैं इस यंत्र की मदद से इस एंगल को मेजर कर सकता हूं। जब ये कोण मुझे पता चल जाए, ये कोण मुझे पता चल जाए, तो मेरे पास क्या है, ये देखिए, ये जो आधार है, ये आधार हम बेसिकली अपने गाड़ी के मीटर से मेजर कर सकते हैं, या फिर हम इसको बहुत इजीली तरीके से भी बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यदि मुझे आधार मिल जाए और मुझे कोण मिल जाए, तो मैं इसकी ऊंचाई भी निकाल सकता हूं, जिसे हम लंब बोलते हैं, इसका लंब भी निकाल सकता हूं, इसके साथ साथ इसके अंदर क्या निकाल सकता हूं, इसका कर्ण भी निकाल सकता हूं। तो ये जो यंत्र है ये हमें क्या करता है, दो पॉइंटों के बीच का, दो पॉइंट बोल दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पॉइंट इसका पीक पॉइंट कहलाता है और ये इसका आधार पॉइंट कहलाता है। तो आधार पॉइंट और इसका ऊंचाई वाला पॉइंट के बीच का जो कोण होता है वो हमें मेजर करके दे देता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या होता है, 6 फॉर्मूले होते हैं, 6 फॉर्मूले होते हैं। इन 6 फॉर्मूलों की मदद से हम किसी भी चीज की ऊंचाइयों को मेजर कर सकते हैं। क्लियर आप सभी को? अब देखिए इसके अंदर हमने कुछ अजम्पशन माने थे, मतलब कुछ चीजें मानी थी कि ये हमें, यदि हम त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। देखिए इसमें जो पहली चीज क्या मानी थी हमने, कि हम किसी भी चीज को मेजर करें, मतलब किसी भी चीज को, मतलब क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, चाहे माउंटेन हो गया, मतलब पहाड़ हो गए हमारे, चाहे मकान हो गया, चाहे हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हो गई जो बहुत ऊंचाइयों पर है, ठीक है, बहुत लंबी लंबी है, उन चीजों को यदि हम मापना चाहते हैं तो उन सभी को हमें क्या मानना पड़ेगा, एक रेखा माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि देखिए उनकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हमारे पास एक पहाड़ होता है, इस पहाड़ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मैं इसकी चौड़ाई को तो नहीं माप सकता, तो इसके क्या करता हूँ, शीर्ष बिंदु जो मैंने बोला पीक पॉइंट और जो इसका बेस पॉइंट मतलब आधार का बिंदु, इन दोनों के बीच की एक सीधा रेखा मानी जाती है और इस सीधी रेखा को ही हम मेजरिंग लाइन बोलते हैं, मतलब हम इसे मापन रेखा बोलते हैं, जिसे हम माप सकते हैं इसकी ऊंचाइयों को। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था कि किसी भी चीज को यदि हम मेजर करना चाहते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, एक लाइन मानेंगे, एक सिंगल रेखा मानेंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या माना था कि जब तक आपको ना बोला जाए क्वेश्चंस में। अब देखिए यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी। क्यों इंपॉर्टेंट रोल करेगी? क्योंकि यहाँ पर अब आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन कैसे मिलने होंगे, आपको कुछ लैंग्वेज दी होगी कि यहाँ पर एक मीनार खड़ी है, यहाँ पर एक मतलब पहाड़ खड़ा है, तो हम उसे ऊंचाई मेजर करना चाहते हैं। तो जब तक आपको ना बोला जाए तब तक आप अपने आप को क्या मानेंगे, एक बिंदु मानेंगे। जब तक आपको नहीं बोला जाए तब आप क्या मानेंगे, एक बिंदु मानेंगे। और यदि आपको एग्जाम में बोला जाए कि आप अपनी भी ऊंचाई को कंसीडर करें तो आप उसको अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे। वो हम देखेंगे जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तब हम उसे देखेंगे कि यदि हमें हमारी हाइट को इंक्लूड करना है तब हम किस तरह क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो दूसरी चीज देखी हमने कि जब तक हमें ना बोला जाए तब तक हमें अपने आप को क्या मानना है, पॉइंट मानना है। मतलब हमें अपने आपको एक बिंदु मानना है। क्लियर हो गया है? अब देखिए ये 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे कोई भी चीज हो वो हमेशा समकोण पर रहती है। ये आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं। जब मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि चाहे जो भी चीज खड़ी है, चाहे मैं किसी मीनार की बात करूं, पहाड़ की बात करूं, तो वो हमेशा आधार रेखा के साथ किसका बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाती है। तब भी हम उसके अंदर क्या बना सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। और जब हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं तब हम उसका आधार हो या फिर ऊंचाई हो, चाहे उसकी कर्ण हो, वो चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया अब आप सभी को? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कोण होते हैं। मतलब अब कोणों के बारे में देखेंगे। ये कोण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कोण क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए कभी कभी हम किसी चीज की ऊंचाई मेजर करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं, हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, ऊंचाई से लेके आधार का पॉइंट
मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कोण होते हैं। इसमें से जो पहला कोण है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है उन्नयन कोण। अब देखिए एग्जाम में आपके पास उन्नयन कोण के नाम से लिखा हुआ कोण आ जाए तो आप उन्नयन कोण को क्या समझेंगे उसको हम समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस आदमी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये क्या कर रहा है, इस मीनार कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करने वाला है। तो ये देखिए ये तो हो गई हमारी बेस पॉइंट, मतलब जो हमारा आधार का बिंदु हो गया है, और ये हो चुका है हमारा शीर्ष का बिंदु। जो सी है वो कौन सा बिंदु है, वो है हमारे पास शीर्ष बिंदु। ये हो गया है शीर्ष बिंदु। और जो हमारे पास डी है वो हो चुका है हमारा आधार बिंदु। तो आधार बिंदु और शीर्ष बिंदु के बीच के यदि मैं यहां से एक लाइन खींचूं, अब देखो यहां पर एक लाइन बनाई है मैंने, इस लाइन को बोलते हैं दृष्टीय रेखा। अब ये दृष्टीय रेखा क्या होती है, जैसे कि देखो मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं किसी ऊंचाई पे किसी चीज को देखता हूं, तो जो हमारे देखने की जो तरीका है, जैसे कि मैं इस गर्दन को जाके मेरी जो आंखों और जो उसके शीर्ष बिंदु के बीच की जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टीय रेखा। तो आपको पता चल चुका है दृष्टीय रेखा किसे कहते हैं। और ये चीज होती है, देखिए ये ए और डी के बीच की जो रेखा है ये हम बोलते हैं आधार रेखा, जिसे हम आधार बोलते हैं। और ये सी और बी की जो रेखा है ये होती है ऊंचाई, सी और डी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बी पॉइंट को भी लिया है, इस बी पॉइंट को भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए ये जो सी और डी के बीच की जो लाइन होती है ये हमारी कहलाती है ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए जो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच का जो कोण होता है, दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किसे बोलते हैं, जो हमारी दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच वाला कोण होता है। अब तक हम जितने कोणों के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने त्रिकोणमिति का जब स्टार्ट किया था तब हमने कोणों के बारे में पढ़ा था, उधर कोणों के बारे में पढ़ा था, तब हमने बोला था कि यहाँ पे ये जो कोण होता है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह के कोण होते हैं। तो ये जो कोण होते हैं इसको हमने पहले केवल कोण के ही नाम दिया था, लेकिन जब हम त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का यूज करेंगे तब वहां पर हमें इस कोण को क्या बोला जाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये चीज हो गई है हमारी उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आपको पता चल चुका, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ए और डी जो पॉइंट दे रखा है ये क्या चीज है। देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल हाइट, अब देखिए हमारी जो इस कुतुब मीनार की जो एक्चुअल हाइट होगी वो तो होने वाली है CD, जो हमारी पूर्ण ऊंचाई होती है कुतुब मीनार की वो तो हो गई है हमारी CD। लेकिन जब एग्जाम में आपको बोला जाए कि आप आपकी हाइट को कंसिडर करें, मतलब आप अपने की ऊंचाइयों को कंसिडर करें, तो ये मैं अपने आप की ऊंचाई को कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो आधार रेखा होगी वो क्या होगी, मेरी जो आंख के समानांतर रेखा होगी। अब मेरी आंख के समानांतर रेखा ये वाली रेखा होगी, तो मेरी जो हाइट होगी, मेरी जो ऊंचाई होगी उससे समांतर रेखा कहाँ जाएगी, वो जाएगी B के ऊपर। तो जब वो B के ऊपर जाती है तो B और D के बीच की जो हाइट होती है वो तो हमारी हो गई एक्चुअल हाइट, जो हमारी हाइट है। अब देखिए अब जो हम मेजर करेंगे, अब हम त्रिकोणमिति से जो मेजर करेंगे, जो हाइट मेजर करेंगे वो तो हमारे पास हो जाएगी CB, और CB कुतुब मीनार की हाइट नहीं है। हमारी जो कुतुब मीनार की जो एक्चुअल हाइट है वो है CD। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको अपने आप की हाइट को कंसीडर करने के लिए बोलेंगे, मतलब आपको अपने आप की हाइट को भी कंक्लूड कर लो, तब आप क्या करेंगे कि जो आप जो हाइट निकालेंगे, जैसे यहाँ पर आप जो निकाली है CB आपने हाइट निकाली है, तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वाली जो हाइट है, ठीक है, अपनी वाली हाइट कौन सी है BD, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको एक्चुअल हाइट जो कुतुब मीनार की है वो मिलेगी। तो एक्चुअल हाइट कुतुब मीनार की क्या है CD। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि जब मैं अपने आप की हाइट को कंसिडर करता हूँ तब क्या होता है, और जब मैं अपने आप की हाइट को कंसिडर नहीं करता हूँ तब क्या होता है। जब आप अपने आप की हाइट को कंसिडर नहीं करते हैं तो ये जो आदमी की जो हाइट है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है AE से, ये क्या हो जाएगा, केवल E पे चला जाएगा,
ये एक पॉइंट बन जाएगा, एक बिंदु बन जाएगा। तो जब ये ए बिंदु बन जाएगा तब ये क्या चला जाएगा, ई पर चला जाएगा, और ई पर जाने से क्या होगा, जो कुतुब मीनार की एक्चुअल हाइट है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप अपने आप की हाइट को कंसिडर करोगे तब ये आपका जो पॉइंट है, जो आपका जो बिंदु है वो कहाँ पे चला जाएगा, ए पर चला जाएगा। कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ए पे चला जाएगा, और जब वो बिंदु ए पर चला जाएगा तब आपकी जो हाइट है उसको प्लस जो आपने अभी त्रिकोणमिति से मेजर की है उन दोनों हाइटों को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी एक्चुअल हाइट। क्लियर हो गया आपको। और उन्नयन कोण के बारे में देखा है तो उन्नयन कोण क्या कहता है, हमारी दृष्टि रेखा और हमारी जो आधार रेखा है, आधार रेखा कौन सी, जहां हम खड़े हैं और जहां कुतुब मीनार जो भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं उसका जो बेस पॉइंट है, मतलब जो उसका आधार बिंदु है, उनके बीच की जो रेखा है वो हमारी आधार रेखा, आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं अवनयन कोण की तरफ। देखिए उन्नयन कोण के बाद अब बढ़ रहे हैं अवनयन कोण। अवनयन कोण क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे कि अवनयन कोण होता क्या है। देखिए जब हम किसी भी चीज को, अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम के अंदर दिखाया गया, जो हमारे पास चित्र है इसके अंदर बताया गया है कि ये एक जो आदमी है वो कहाँ पे खड़ा है, एक छत पे खड़ा है और वो किसी वस्तु को देख रहा है। तो वो वस्तु को देख रहा है तो वो क्या कर रहा है कि जो उसका आधार बिंदु, अब देखिए आधार बिंदु कौन सा है, यहाँ पर आधार बिंदु है ये वाला बिंदु। तो आधार बिंदु से उस वस्तु के बीच की जो दूरी है आप उसको मेजर करना चाहते हैं, आप उसको नापना चाहते हैं, तो आपको तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट माप सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप त्रिकोणमिति का भी उपयोग ले सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का यहाँ पर उपयोग लेने के लिए आपके पास एक कोण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसका पीक पॉइंट हो गया है जैसा कि यहाँ पर बताया है। अब ये इसका पीक पॉइंट है और ये इसका आधार बिंदु है। देखिए ये इसका शीर्ष बिंदु हो गया है जिसे मैं ए बोल रहा हूं और बी को बोल रहा हूं आधार बिंदु, और सी पर हमारी वस्तु पड़ी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया है हमारे पास समकोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज को दिखाने का तरीका है, त्रिभुज बनाना है, उसके बाद ए बी सी जो त्रिभुज का नाम है वो लिखना है। तो ये ए बी सी है, ये हमें मिल चुका है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बी है ये हमारे पास हो गया है समकोण, ये हो चुका है समकोण। ठीक है। अब देखिए जब मुझे इसके अंदर इसकी आधार रेखा को मेजर करना है, या फिर मैं बोलूं तो मुझे आधार रेखा नहीं मेजर करके मुझे दृष्टीय रेखा को मेजर करना है। अब देखिए दृष्टीय रेखा इस वाले कोण में, मतलब अवनयन कोण में भी नहीं चेंज होगी, ना उन्नयन कोण में चेंज होगी। दृष्टीय रेखा तो जो हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, अब चाहे आप ऊंचाई वाली वस्तु को देखें या आप ऊंचाई पे खड़े रह के नीचे जमीन वाली वस्तु को देखें, आपकी दृष्टीय रेखा वही रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं वहां से लगाकर उस वस्तु तक, जहां पर आप खड़े हैं वहां से लगाकर उस वस्तु तक की जो रेखा बनती है उसे दृष्टीय रेखा कहते हैं। तो दृष्टीय रेखा अवनयन कोण और उन्नयन कोण में दोनों में चेंज नहीं होगी, तो दृष्टि रेखा वही रहेगी। अब आपकी ये वाली जो रेखा है ये तो हो गई है आपकी आधार रेखा, ये हो चुकी है आधार रेखा। ठीक है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यदि आपको ऊंचाई मेजर करनी है या फिर आपको दृष्टीय रेखा की लंबाई मेजर करनी है तो आपके पास एक कोण होना चाहिए। अब देखिए वो वाला कोण आप तो यहाँ रहकर आप एंगल को लगा नहीं सकते, मतलब जो आपका जो कोण मापने का यंत्र है वो यहाँ पर तो लगा नहीं सकते। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आपके पास एंगल मेजर करने के लिए तो आप अपनी आंखों का यूज करेंगे। तो आप एंगल मेजर करने के लिए जो कोण का निकलने जो यंत्र है वो आप ए पर रेखे मेजर करेंगे। तो अब देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। अब देखिए क्षैतिज रेखा क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको जब वो कोण के बारे में बताया था, वो यंत्र के बारे में बताया था, वो यंत्र कुछ इस ढंग का था, ये यंत्र था। इसके अंदर मैंने बताया था कि ये एक हमारे पास एक आधार रेखा होनी चाहिए और एक हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, दृष्टि रेखा, जो उसके शीर्ष बिंदु और आधार बिंदु के बीच का कोण को मापती है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल चुका है कि आपको दृष्टि रेखा और आधार रेखा चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आधार रेखा तो हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर कोई रेखा है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक क्षैतिज स्तर को बनाना पड़ता है। अब ये क्षैतिज स्तर क्या होता है, जो हमारी आधार रेखा है। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास आधार रेखा, इस आधार रेखा के समानांतर एक रेखा बनाई जाती है, समानांतर रेखा, आधार रेखा के समानांतर एक रेखा बनाई जाती है, उसे बोलते हैं क्षैतिज स्तर। और क्षैतिज स्तर और हमारे पास दृष्टीय रेखा के बीच का जो कोण होता है उसे बोलते हैं
अवनयन कोण। तो अवनयन कोण के बारे में पता चल चुका है आपको। अवनयन कोण किसे बोलते हैं? जो हमारा क्षैतिज स्तर है। अब क्षैतिज स्तर कैसे बनाया हमने? हमारी जो आधार रेखा है उसके समानांतर हमने एक रेखा मानी है। अब क्षैतिज स्तर ये काल्पनिक स्तर है, ठीक है, ये हमारा वास्तविक स्तर नहीं है, एक काल्पनिक स्तर बनाया जाता है जिसे हम क्षैतिज स्तर बोलते हैं। क्षैतिज स्तर और आधार स्तर दोनों समानांतर होते हैं और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है वो होता है हमारा अवनयन कोण। अब देखिए हमारे पास एक क्षैतिज स्तर रेखा है, एक आधार रेखा है और ये जो दृष्टि रेखा है इसे हम बोले तो ये हमारे पास कौन सी हो गई? तिर्यक छेदी रेखा हो गई है। तो तिर्यक छेदी रेखा के ये वाले जो कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये जो अवनयन कोण होता है, एक्चुअल में जो अवनयन कोण होता है वो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में मिलता है। लेकिन जब क्षैतिज स्तर और आधार रेखा दोनों समानांतर होते हैं तो हमारे पास दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच का भी कोण मिल जाता है। तो इस तरह हमें एक त्रिभुज मिल जाता है। इस त्रिभुज के अंदर हमें कोण मिल जाता है जिसे हम इसके बोलते हैं अवनयन कोण। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अवनयन कोण के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने उन्नयन कोण के बारे में पढ़ा। अब देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको केयरफुली रीड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कैसे बोल रहा हूं, वो है हमारे पास वो जो 6 फॉर्मूले हमने बताए थे त्रिकोणमिति अनुपात के। त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर मैंने आपको 6 फॉर्मूलों के बारे में बताया था कि वो 6 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊंचाई और दूरियों को मेजर करेंगे, ठीक है। अभी एक बार उन 6 फॉर्मूलों को एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास वो 6 फॉर्मूले क्या थे? वो हमारे पास थे फॉर्मूले लाल बटे कक्का, ठीक है। ये हमारे पास 6 फॉर्मूले थे। इन 6 फॉर्मूलों से यदि हमें इसकी ऊंचाइयों को मेजर करना है तो हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास कोण हो चुका है, कोण को मेजर करने के लिए हमारे पास टेबल है और उसके लिए यंत्र भी है। यंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है? आपको एग्जाम में कोण दिया गया होगा, अब कोण दे रखा होगा, जैसे कि मैंने आपको कोण वाले क्वेश्चंस करवाए थे, त्रिकोणमिति कोण के अंदर पे क्वेश्चंस कराए थे, टेबल से जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो कोण होते हैं उसके अंदर आपके पास कौन कौन से कोण होते हैं? 0 डिग्री, उसके बाद होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, उसके बाद होता है 60 डिग्री और उसके बाद होता है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण होते हैं। इन कोणों का जो मान होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात के बराबर होता है और त्रिकोणमिति अनुपात से हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम ऊंचाई और दूरी को मेजर कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर देखिए L मतलब क्या होता है? लंब, A मतलब आधार और K मतलब क्या होता है? कर्ण। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं इसको ऊपर से नीचे पढ़ूँ मतलब L/K पढ़ूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ मुझे मिलेगा साइन थीटा। अब देखिए यदि मैं आधार बटे कर्ण की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा टेन थीटा। अब देखिए केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर केवल 6 फॉर्मूलों के अंदर केवल एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जहां पर 2 बार टी आता है। देखिए ये tan थीटा में टी आता है, उसके बाद केवल एक बार आता है cot थीटा में टी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि कैसे फॉर्मूले याद करने हैं। देखिए टी के नीचे ऑलवेज क्या आना चाहिए? टी ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सी है तो क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक थीटा का और यहाँ एस है तो इसके नीचे क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया है कॉसेक थीटा का। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आप इस टॉपिक के अंदर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है हमारा टेन थीटा का। तो इसलिए आपको टेन थीटा के मान के साथ साथ टेन थीटा का जो फॉर्मूला है कौन सा? लंब बटे कर्ण, जो आपको लंब बटे आधार आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इस टॉपिक के अंदर। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यूज होगा कॉस थीटा का और जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है वो होगा यूज होगा साइन थीटा का। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए और इनके जो मान है वो हम कहाँ से निकालेंगे?
टेबल से निकालेंगे। तो टेबल के साथ साथ आपको इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए टेबल आपको बना सकते हैं एग्जाम में। मैंने आपको बनाने के लिए अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको टेबल बनाने के तरीके बताए थे कि आप टेबल को किस तरह बना सकते हैं। कभी भी इसको रटा नहीं मारना है, आपको उसको ऑलवेज बनाना है। आपको पेपर में जाके सबसे पहले आपको टेबल बनानी है और उसके बाद में ही आपको काम करना है, क्योंकि टेबल से रिलेटेड देखिए एक वहां पर त्रिकोणमिति कोणों के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, और दूसरा त्रिकोणमिति जो हमारे पास अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से हमारे पास दो क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मिला के 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस हमारे कहाँ से आते हैं? टेबल से आते हैं। तो आपको टेबल्स आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, इनके अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं? टेन थीटा के, कॉस थीटा के और साइन थीटा के। यदि आपको कहीं पर लगे कि आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला भी लगाना है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा के आप उसके रिवर्स फॉर्मूला मतलब उल्टा वाला जो फॉर्मूला है टेन थीटा का लगा सकते हैं। और टेन थीटा से कॉट थीटा वाला जो फॉर्मूला है आपको पता है किस तरह का है। देखिए आप इन चीज़ों को, ये जो 3 फॉर्मूले हैं पीछे बच गए, इन 3 फॉर्मूलों को आप त्रिकोणमिति, जब हमने प्रयोग पढ़े थे, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ यूज होता है सबसे ज़्यादा। ये जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं आपको सबसे ज़्यादा यही लगेंगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखा है, इसका डायग्राम भी दे रखा है। तो यदि एग्जाम में आपको डायग्राम दे रखा हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़कर डायग्राम बनाना आना चाहिए। मतलब ये जो चित्र है आपके पास, ये चित्र आपको एग्जाम में नहीं दिया गया होगा, आपको उसका चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि चित्र बनाने से आपके लिए क्या हो जाएगा कि आप उसके अंदर समकोण त्रिभुज को पहचान पाएंगे, और समकोण त्रिभुज के अंदर आपके पास कोण होगा, तब आपकी आधार रेखा और लंब रेखा के बारे में पहचान पाएंगे, और आपको जो उसके अंदर पूछा गया है आप निकाल पाएंगे। तो चित्र बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। इस बार क्या करते हैं, इस चित्र को भूल जाते हैं। यहाँ पर हमें चित्र दिया है लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। हम खुद एक बार चित्र बना के देखते हैं कि चित्र कैसे बनता है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरह पढ़ा जाता है, यहाँ पर आपको केयरफुली लाइन टू लाइन पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चित्र को भूल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब देखिए यदि देखिए आपने सर्कस देखा होगा तो सर्कस के अंदर आपके पास 2 प्रकार से डोरियां लगी हुई होती है। एक तो डोरी इस तरह लगी हुई होती है जो क्षैतिज रेखा के क्षैतिज स्तर के बराबर होती है, जो हमारे पास आधार रेखा है उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर जो सर्कस का आदमी होता है वो केवल चलता है, वो उसके ऊपर चढ़ता नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया है हमारे लिए गलत। तो अब हमारे लिए क्या है, सर्कस के अंदर वो चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक आधा हमारे कुछ इस प्रकार से डोरी रही गई होगी। क्लियर है आप सभी को? जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे पर शिखर पे बंधी हुई है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है एक खंबे के शिखर पर बंधी हुई है। तो यहाँ पर मैं खंबा बना देता हूँ। यहाँ पर मेरा कुछ खंबा रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास एक खंबा रहा होगा, इसे हमने बोला खंबा, और इसको मैं वापस डोरी को बना रहा हूँ। ये हमारे पास 20 मीटर लंबी डोरी होगी, ये हमारे पास 20 मीटर लंबी डोरी हो गई है, और ये हमारे पास खंबा हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी जमीन, जहाँ पर हम इसे आधार रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है, और ये जो खंबा लगा होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज समकोण पे होता है। तो यहाँ पर मैं समकोण बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको नाम दे, तो ये हो गया हमारे पास A, B, और ये हो चुका है हमारे पास C। क्लियर हो गया? अब देखिए यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला गया, वापस पढ़ते हैं। भूमि स्तर के साथ, ये हो गया है हमारा भूमि स्तर, ये हो चुका है हमारा भूमि स्तर, और ये हो चुकी है हमारे पास डोरी, ये हमारे पास हो गई डोरी। अब देखिए ये हो गया हमारे पास भूमि स्तर, और ये हो चुकी है डोरी। इन दोनों के बीच का जो कोण है इसे बोला गया है ये 30 डिग्री का है। अब देखिए ये जो कोण है इसको क्या बोलते हैं हम, उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में उन्नयन कोण नहीं देके आपको बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है कि डोरी और स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ जो कोण बनाया गया है वो 30 डिग्री है। यदि इसी को ही लिखे कि उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो तो आप खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो चुका है हमारे पास खंबा,
खंबा, ठीक है। तो ये हो चुका हमारे पास खंबा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। और इस डोरी की जो लंबाई है वो दे रखी है 20 मीटर। तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर मैंने सारा अजम्पशन के साथ काम किया है, क्योंकि यदि मैं ओरिजिनल में खंबा बनाता और रेसी बनाता तो उसकी जो मोटाई होती वो हमारे साथ कंक्लूड करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर उनके बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए हमने उसका क्या ले रखा है, अजम्पशन ले रखा है। तो अजम्पशन के साथ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। वापस इसी में आता है कि हमने डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम एक एक लाइन पढ़ के आपको क्या करना है, उसको डायग्राम को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें ये वाली रेखा दे रखी है, ए और सी दे रखी है। ए सी रेखा के बारे में बोला गया है, ये है 20 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है खंबे की ऊंचाई, जो कि है AB। क्या है, AB। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कि AB की जो ऊंचाई है वो है x मीटर। हमारी जो AB की जो ऊंचाई है वो है हमारे पास x मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये 30 डिग्री का कोण दे रखा है। इस 30 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे पास लंब बोलते हैं। और इस कोण के जस्ट नीचे वाली जो रेखा होती है इसे बोलते हैं हम आधार, और ये जो बाकी बच गई रेखा होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण। तो अब हमारे पास कर्ण और लंब से रिलेटेड केवल एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास साइन थीटा का। यदि आपको नहीं पता है तो आप देखिए लाल बटे कक्का से देख सकते हैं, LAL/K/A। तो ये हो गया हमारे पास लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है साइन थीटा का। तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारे पास लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो लंब है वही हमें निकालना है। तो लंब को हमने क्या माना है, लंब को मैंने माना है x, ठीक है, और इक्वल अपॉन कर्ण की जो दूरी है, कर्ण की जो लंबाई है वो जो हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो ये कर्ण की जो लंबाई है वो दे रखी है 20 मीटर। यहाँ पर हमें अपने जो पैरामीटर है उसको साथ रखना है। अब देखिए साइन थीटा, अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, मतलब हमारे पास कोण का जो मान है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम कोण का मान रखते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं वापस, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब का मान x और कर्ण का मान कितना है 20, तो मतलब x अपॉन 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 का मान, अब साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। अब ये जो मान है आप कहाँ से देखेंगे, टेबल से देखेंगे। टेबल कौन सी, जो हमने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ी थी कि त्रिकोणमिति की जो टेबल्स होती है वहां से आपको साइन 30 का मान मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम साइन 30 का मान रख देते हैं 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 20 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप क्या कीजिए, ये जो 20 मीटर है ये डिवाइड में है, आप उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो वहां पर आ जाएगा आपके गुणे में। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 मीटर बटे 2। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो x बराबर कितना हो चुका है, 10 मीटर। तो यहाँ पर जो आपकी जो खंबे की जो ऊंचाई के बारे में पूछा गया था, इसका जो मान है, खंबे की ऊंचाई का मान निकला है हमारे पास, खंबे की ऊंचाई जिसे हमने माना था AB रेखा, इसका मान क्या निकला है हमारे पास, 10 मीटर। क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम देखिए, यदि आपको आपका आज वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम अगले आने वाले लेक्चर्स में उसको कवर अप कर सकें। और इसके साथ साथ हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर अब हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। इस 9.1 के अंदर हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड हम कोणों से रिलेटेड और उन्नयन कोण के बारे में हम बहुत कुछ देखेंगे, और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।